तेल और गैस के बाद अब संकट की आग दवाखानों को झुलसाने लगी है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग का असर धीरे धीरे भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर भी दिख रहा है। शिपिंग प्रॉब्लम्स, तेल की बढ़ती कीमतें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बढ़ते तनाव की वजह से दवाइयां बनाने वाले रॉ मटेरियल्स महंगे होते जा रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि फार्मा केमिकल्स की कीमतें 30% तक बढ़ गई है। इसमें पैरासिटामॉल, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स और क्रीम बनाने में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं। तो दवाइयों की कीमत कितनी बढ़ सकती है? अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? भारत के फार्मा इंडस्ट्री के सामने कितना बड़ा संकट है, इसे समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर का। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। साल 2025 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक भारत का फार्मा मार्केट करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें से लगभग आधी दवाइयां हम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जेनेरिक दवाइयां बनाते हैं जो दूसरी दवाइयों की तुलना में सस्ती होती है। ये दवाइयां भले ही भारत में बनती हों, लेकिन उन्हें बनाने के लिए जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और दूसरे ज़रूरी रॉ मटेरियल्स लगते हैं, उनमें से 60 to 70% से ज़्यादा चीन से इम्पोर्ट किए जाते हैं। यही वजह है कि अगर चीन में सप्लाई में कोई भी दिक्कत आती है तो उसका असर भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर भी आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी एपीआई का करीब 74% हिस्सा चीन से आया था। इसमें कुछ खास केमिकल्स शामिल होते हैं, जैसे डाइसनडाइमाइड्स, कैलोरेम्फेनिकॉल, पैरामिनोफेनॉल, एस्पिरिन और डाइक्लोफेनॉक्स सोडियम। भारत चीन पर इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि वहाँ बड़ी मात्रा में इन केमिकल्स का प्रोडक्शन होता है, उनकी कॉस्ट कम होती है और वहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। हालांकि भारत इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत पीएलआई स्कीम चला रहा है, जिसमें देश में ही अब एपीआई बनाए जा सकेंगे। अब ये कब हो पाता है पूरी तरीके से ये देखना होगा, लेकिन इसी बीच जब से अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, तब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती जा रही है। ये वही रास्ता है जहाँ से सिर्फ ऑयल शिप्स ही नहीं बल्कि कई दूसरे कमर्शियल शिप्स का भी आना जाना होता है। यूँ तो अभी तक कोई भी ऑफिशियल क्लोजर नहीं हुआ है, लेकिन ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने वार्निंग दी है कि अमेरिका और इजराइल एलाइज के जहाज़ खतरे में पड़ सकते हैं। इसके अलावा शिपिंग का खर्च भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ऊपर से वॉर रिस्क सरचार्ज भी लग रहा है। फार्मा एक्सपर्ट मेहुल शाह ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि इसी वजह से कई ऐसे केमिकल हैं जिनको पेट्रोकेमिकल बेस्ड सॉल्वेंट कहा जाता है, उनकी कीमतें भी पिछले हफ्ते 20 से 30% तक बढ़ गई थी। ये सॉल्वेंट तेल से बनते हैं और दवाइयां बनाने में इंग्रेडिएंट्स को घोलने, मिलाने और सही से कंसिस्टेंसी देने में काम आते हैं। अब इंपोर्टर्स इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को फार्मा कंपनीज पर लादना चाहते हैं और कंपनियां इसे दवाइयों के दाम बढ़ाकर बैलेंस करना चाहती हैं। इसी वजह से आम लोगों के लिए अब टेबलेट्स, सिरप और क्रीम या फिर इंजेक्शंस महंगे हो सकते हैं। अब किन किन मेडिसिन की कीमत बढ़ने वाली है, कितनी बढ़ने वाली है, इसे भी समझ लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लिसरीन, जो कि सिरप, ऑइंटमेंट और इंजेक्शंस में इस्तेमाल होता है, दिसंबर से अब तक 64% तक महंगा हो गया है। पैरासिटामॉल, जो ज़्यादातर बुखार या दर्द में इस्तेमाल होती है, उसका रॉ मटेरियल 26% महंगा हो गया है। नाइमेसोलाइड नाम का एक पेन किलर है, वो भी 425 रुपये से बढ़कर 650 रुपये हो गया, यानी कि 53% की बढ़ोतरी। नॉनफ्लॉक्सेसिन एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि 2375 रुपये से 2700 रुपये हो गया है। ओनिडाजोल नाम की इन्फेक्शन की दवाई है, वो 990 रुपये से 1200 रुपये तक हो गया है, यानी कि उसमें भी 25% का इजाफा हुआ है। ऐसे ही क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट अमूमन स्किन की क्रीम में इस्तेमाल होता है, जो कि 39,500 रुपये से बढ़कर 58,000 रुपये हो गया है। जो लोग रोज़ डायबिटीज़, बीपी या हार्ट की मेडिसिन लेते हैं, उनके लिए ये बड़ा झटका हो सकता है क्योंकि उनकी दवाइयाँ अब महंगी हो सकती हैं। भारत में इसका असर सबसे ज़्यादा दिखने के पीछे कारण ये है कि भारत की ज़्यादातर फार्मा कंपनीज जस्ट इन टाइम सिस्टम पे काम करती है, मतलब वो ज़्यादा स्टॉक रखते नहीं हैं। ऐसे ही द वीक ने फार्मा इंडस्ट्री के एक एक्सपर्ट के हवाले से कहा कि अगर जंग 10 से 15 दिन और चलती है तो फार्मा कंपनियों का स्टॉक खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। स्टॉक की कमी होगी तो जाहिर तौर पे प्रोडक्शन धीमा हो जाएगा, बाजार में दवाइयों की सप्लाई पर असर पड़ेगा और भारत से होने वाले एक्सपोर्ट पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। खास तौर से मिडिल ईस्ट के देश जैसे कि यूएई, सऊदी अरब, ओमान भारत से सस्ती दवाइयां लेते हैं और उसके लिए भी सप्लाई रुक सकती है।
फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रेन्योर्स के नेशनल प्रेसिडेंट हरीश जैन ने नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी से कहा कि इस हालात में दवाइयों की कीमत बढ़ाने की इजाज़त दी जाए ताकि प्रोडक्शन चलता रहे। अगर कीमतें नहीं बढ़ती तो कुछ यूनिट्स बंद हो सकती हैं और इससे लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ बड़ी कंपनियां जैसे कि सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, ये भी कीमत बढ़ाकर दवाइयों में डालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सरकार के नियम फिक्स्ड हैं और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। भारत में दवाइयों के लिए इंडस्ट्री काफ़ी रेगुलेटेड है। एनपीपीए, जो कि मैंने आपको बताया कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, डीपीसीओ 2013 के तहत 300 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दवाइयों के दाम तय करती है। एनपीपीए दाम इस लिहाज से तय करती है कि कंपनियों के लिए प्रॉफिट मार्जिन रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो। छोटे और मीडियम साइज की जो यूनिट्स हैं उनमें सिर्फ 5 से 10% का मार्जिन होता है। हालांकि डीपीसीओ 2013 के पैराग्राफ 19 में लिखा है कि अगर कोई युद्ध, प्राकृतिक आपदा या फिर सप्लाई में कोई दिक्कत की सिचुएशन होती है तो सरकार एनपीपीए के जरिए दवाइयों की कीमत को एक लिमिट से ऊपर भी बढ़ा सकती है ताकि दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल रहें। ऐसा पहले भी हुआ है, जैसे कोविड-19 के दौरान भी एपीआई शॉर्टेज की वजह से दवाइयों की कीमतें बढ़ाई गई थी। 2024 में भी रेड सी क्राइसिस हुआ था तो शिपिंग महंगी हो गई थी। ऐसे ही रूस यूक्रेन के युद्ध के समय भी हुआ था, तब भी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि अस्थमा, ग्लूकोमा और थैलेसीमिया जैसी 8 जो मेजर दवाइयां हैं उनकी सप्लाई मार्केट में नहीं रुकनी चाहिए, भले ही इनकी कीमत बढ़ा दी जाए। लेकिन अभी तक इस सिचुएशन में सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। अभी सरकार हो सकता है 2 सवालों में फंसी हो। एक, कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर दवाइयां सस्ती रखी जाएं या फिर मैन्युफैक्चरर्स को बचाया जाए ताकि प्रोडक्शन ना रुके। सरकार आधिकारिक तौर पे कोई नोटिस जारी करती है तो वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।